रसायन विज्ञान में ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। जैव अणु का मतलब होता है कि जीवन देने वाले जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए सबसे उत्तरदायी माने जाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट नंबर 1 उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं डीएनए और आरएनए, और अंत में आता है एंजाइम। ये हमारे पॉइंट है जो जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। उन जैव अणुओं में सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट। ये एक अच्छा 12 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किन किन स्रोतों से किया जाता है। चावल हो गया आपका, ठीक है, आलू हो गया, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत माने जाते हैं जिनके माध्यम से हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और फिर इसके बाद ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का भी क्या करता है, कार्य करता है। बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसमें से आलू, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे फल जो होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, कुछ में कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्रोत रही। फिर इसके परिभाषा की अगर हम बात करें कार्बन कहते किसे हैं, तो एक खास बात ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट वाले जो भी यौगिक होते हैं उनमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक पाया जाता है CHO एल्डिहाइड और एक पाया जाता है C डबल बॉन्ड OE। मतलब एक में पाया जाता है एल्डिहाइड, कुछ में एल्डिहाइड, कुछ में कीटोन। इसी के आधार पर इसकी परिभाषा भी बनती है, इसी के आधार पे इसकी परिभाषा भी बनती है। वे पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन जो जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित हो और उनका हम जल अपघटन कराएं, तो जल अपघटन कराने के बाद वो प्रेजेंट रहे, मतलब क्या एल्डिहाइड और जो कीटोन समूह प्रेजेंट रहे, और इसके बाद जो नया बनने वाला यौगिक होता है वो वाला कहलाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, पहला क्वेश्चन था आपका स्रोत कहां से प्राप्त किया गया, परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद आता है आपका इसका क्या प्रकार। तो प्रकार में कार्बोहाइड्रेट के दो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। जैविक महत्व, साथ में इसका एक क्वेश्चन और छोटा दे देता है 1 नंबर या 1.5 नंबर का, परीक्षण कैसे करना है कि कैसे टेस्ट करने के दिया गया कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके लिए सबसे अच्छा परीक्षण होता है मौलिक परीक्षण के द्वारा हम टेस्ट कर लेते हैं आसानी से कि दिया गया कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटते हैं। पहला जल अपघटन के आधार पे वर्गीकरण, जल अपघटन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो भौतिक गुणों के आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में लिखना होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में लिखना होता है वो ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखना होता है कि अगर जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो उसके प्रकार जो होते हैं, ये पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगो, एक और होता है जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। तो अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन उससे छोटे अणुओं में ना किया जा सके। मतलब जैसे अगर ग्लूकोज ले लें, जैसे हम ले रहे हैं C6H12O6, इसको और छोटे अणुओं में यदि ना तोड़ा जा सके तो यही हमारा कहलाता है क्या, मोनोसैकेराइड। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन उससे छोटे अणुओं में ना किया जा सके वो कहलाता है क्या, मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ये आपके आते हैं किसमें, मोनोसैकेराइड में। फिर ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड का मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर दो या दो से अधिक अणु किसके, मोनोसैकेराइड के, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन जब करते हैं तो करने के बाद मोनोसैकेराइड के दो या दो से अधिक अणु प्राप्त होते हैं तो कहलाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका होता है डाइसैकेराइड, दूसरा है ट्राइसैकेराइड, चौथा है आपका, तीसरा है क्या, टेट्रासैकेराइड। तो डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर
ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु प्राप्त हो? 2। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं वो कहलाता है डाइसैकेराइड। जैसे कि आपका सुक्रोज या माल्टोज इसमें आ जाएगा। फिर ट्राइसैकेराइड किसे कहते हैं? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु प्राप्त हो? 3। जब मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होंगे तो कहलाएगा क्या? ट्राइसैकेराइड। जैसे क्या है? रैफिनोज, रैफिनोज ये आपका आता है ट्राइसैकेराइड में। टेट्रासैकेराइड किसे कहते हैं? तो टेट्रासैकेराइड क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु प्राप्त हो? 4 प्राप्त हो, तो वो कहलाता हमारा क्या? टेट्रासैकेराइड। जैसे स्टैचियोज, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है लिखा भी वहां पे कॉर्नर पे। तो ये हमारा हो गया क्या? जल अपघटन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। पहला मैंने बताया मोनोसैकेराइड, दूसरा बताया ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसका जल अपघटन ना किया जा सके या उससे छोटे अणुओं में ना तोड़ा जा सके वो कहलाएगा मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कई 2 या 2 से अधिक अणु प्राप्त होंगे वो कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा। डाई में मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होंगे, ट्राई में 3 प्राप्त होंगे, टेट्रा में 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, सबके एग्जांपल नीचे लिखे गए। फिर इसके बाद भौतिक गुणों के आधार पर अगर हम बात करें कि भौतिक गुणों के आधार पर यदि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शर्कराएं, दूसरा होता है अशर्कराएं। ठीक है, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। बात समझ लो, एक सिंपल बात समझ लो, ये इनको खाने के बाद ये स्वाद में मीठे होंगे। ठीक है, ये पहले स्वाद में तो मीठे नहीं होते, लेकिन जब जल के संपर्क में आते हैं तब ये मीठे हो। जैसे आप मुलाठी खाते हैं तो मुलाठी जो होती है पहले मीठी नहीं होती, लेकिन जब वो लार के संपर्क में आती, पानी के संपर्क में आती, तब हमको लगता है नहीं मीठा है। जो लोगों को डायबिटीज होता है या मधुमेह रोग होता है वो इससे संबंधित दवाओं का प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें मीठा होगा लेकिन एनर्जी नहीं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वाद तो मीठा होगा लेकिन एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। तो जो शर्कराएं होती है वो स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टली होती है और जल में क्या हो जाती है? घुल जाती है या विलय होती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनको आप खाएंगे तो स्वाद में मीठे भी होंगे, क्रिस्टली होते हैं, जब क्रिस्टली होंगे जल में विलय भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? शर्कराएं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे हो, क्रिस्टली हो और जल में विलय हो वो हमारे कहलाते हैं क्या? शर्करा। जैसे ग्लूकोज। और अशर्करा की बात करें तो ये क्या होते हैं? स्वाद में मीठे कुछ होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल मीठे नहीं हुए, मीठे होंगे लेकिन क्रिस्टली नहीं बल्कि अक्रिस्टली होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जैसे आपका क्या? स्टार्च और सेलुलोज। ये जो होंगे इनका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5। ये इस कंडीशन पे भी ये मीठे नहीं होंगे, लेकिन जब ये जल के संपर्क में पहुंच जाएंगे, जब ये जल के संपर्क में अगर हम इसमें H2O ऐड कर दें तो ये बना लेगा C6H12O6। इस कंडीशन पे ये मीठे हो जाते हैं। पहले मीठे नहीं होते, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? शर्करा। मतलब जिनको खाने के बाद असर करे वो शर्करा है, जिनको खाने के बाद असर ना करे वो कहलाती है अशर्कराएं। ठीक है, तो फाइनली ये आपका क्या था? कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन। जब भी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप इसकी परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखने के बाद फिर इसका वर्गीकरण करोगे। वर्गीकरण इधर भी कर सकते हो, ठीक है, इसका भी कर सकते हो, दोनों को मिला के अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इसकी कोई परिभाषा नहीं होती इन दोनों की शुरू वाले की। फिर इसके बाद इसकी मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा, किसे कहते हैं इसका उदाहरण लिखना पड़ेगा। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं इसका उदाहरण लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद ओलिगोसैकेराइड का जो भी प्रकार है, तीनों प्रकार के बारे में लिखना पड़ेगा, तीनों का उदाहरण लिखना पड़ेगा। फिर इसका भौतिक गुण के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करेंगे तो इनके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, लगभग 1 से 2 पेज इसमें लगते हैं और कंप्लीट हो जाता है। और ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का नहीं होता, कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए पैराग्राफ से। आप लोग फेयर निकाल लीजिए, फेयर पे आप लोग